नमस्ते। आज थोड़ा हिंडनबर्ग की कुछ रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत से एस्पेक्ट हैं। और होता क्या है कि जब मैंने अभी रवि नायर साहब से बात की थी, कल ही बात की, तो इतने आयाम खुलने लगते हैं कि वो फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो आदमी भी कंफ्यूज होता है। मुझसे कल एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने फ़ोन किया, लीगली साउंड पर्सन, वो भी कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, किसका क्या मतलब, तो इसका क्या मतलब। और ये वही काम है कि बरमूडा में एक फंड खोलिए, फिर वो मॉरिशस में खोलिए, फिर सिंगापुर में खोलिए, तो इसका पैसा वहाँ ले जाइए, उसका पैसा यहाँ ले आइए। मोटे तौर पे मैं आज इस बात को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि अभी जो हिंडनबर्ग ने परसों एक फिर से उसने एक आरोप एक तरह से लगाया, एक तरह से क्या आरोप लगाया है, उसमें उसने कुछ चीज़ें बहुत साफ साफ कही हैं। उसका कहना यह है कि जो ये ऑफशोर फंड्स हैं, जो ओपेक फंड्स होते हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं होती कौन ओनर कौन नहीं ओनर, कहाँ से पैसा कहाँ आया, ये इसमें विनोद अडानी के बहुत से फंड्स हैं। विनोद अडानी मतलब गौतम अडानी के भाई। जांच चल रही है, और ये जांच क्या चल रही है? जांच ये चल रही है कि राउंड ट्रिपिंग, मतलब यहाँ का पैसा निकाल के अपने ही पैसे को घुमा घुमा के आप ला रहे हैं और शेयर प्राइस को ऊपर बढ़ा रहे हैं। मार्केट में आपके शेयर कम हैं, अपने शेयर को ऊपर बढ़ा के लोगों को आप महंगे शेयर भेज दे रहे हैं और फिर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं। और सरकार से चूंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, आप की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप सरकार को वो वैल्यू दिखा के लोन भी उठा ले रहे हैं। सेबी का यही सब काम होता है। सेबी का ये काम होता है कि अपने ही फंड को तो घुमा के नहीं ला रहे हैं। अब वो फंड किसका है यही पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं कोई बरमूडा में, बरमूडा वाला मॉरिशस में खोलेगा। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं मोटे तौर पर आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं एक दो चीज़ें और नहीं, मेरे ख्याल में एक एपिसोड में इसको नहीं कर पाएंगे। और अगर ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको समझना भी चाहिए, तो मैं एक लेटर आ गया है, और वो लेटर आया है सेबी की तरफ से, ऑफिशियल रिप्लाई ऑफ द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट डेटेड 10 अगस्त 2024 का एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है। उस पर आज या कल मैं उस पर भी बात करूंगा कि उसका क्या मतलब है। उसमें साफ साफ है कि जो लोगों को कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद क्लीन चिट अडानी जी की किसी कंपनी को नहीं दी गई है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, प्रोसेस इज ऑन। वो मैं आपसे कल इस पे बात करूंगा। लेकिन आज जो बात कर लें, वो मैं 2-3 चीज़ें बात कर लूँ कि कहाँ पे मूल बात जो है, जिस बात पे हल्ला मच रहा है और जिस बात पे लोग जानना चाहते हैं, वो बात है कि जो माधवी बुच जी हैं, माधवीपुरी बुच जी उनका पूरा नाम है, वैसे माधवी बुच के ही नाम से जानी जाती हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। जब वो सेबी की चेयरपर्सन है, तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, और माधवी बुच जी, उनके पति या उनके परिवार का कोई व्यक्ति क्या किसी इस तरह के उसमें है जहाँ पे सेबी उसको रेगुलेट करता हो या देखता हो, और उसमें उनके पति या किसी का स्टेक्स हो, और क्या वो पहले कहा गया, और क्या अगर उस पर कोई जांच या कुछ इस तरह की हुई तो उन्होंने अपने को रिक्यूज किया है। जो उस लेटर के, आज मैं उस लेटर को नहीं करूँगा, वहाँ कुछ वो गोल मोल जवाब देते हैं कि रिक्यूज कर लिया था, नहीं किया था, लेकिन कहाँ किया था कहाँ नहीं किया था ये क्लियर नहीं है। तो अब पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि कहाँ क्या है। एक तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको वो दे रहा हूँ कि जब करीब 30 साल पहले सेबी बना, तो ये सेबी की 10वीं चेयरपर्सन है। मैं इनके सबके नाम दे रहा हूँ, और आप ये देखेंगे कि इनसे पहले के जो 9 चेयरपर्सन हैं, वो या तो वो पीएसयू बैंक से आए हैं, या सरकारी किसी बैंक से आए हैं, या आईएएस अधिकारी हैं। उनका एक सरकार वाला रिलेशनशिप रहा है और उस रोल में रहे हैं। माधवी बुच जी पहली व्यक्ति हैं, उनको भाई उस समय तो कहा गया था पहली महिला सेबी की डायरेक्टर, जो पहली व्यक्ति हैं जो शुद्ध रूप से प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं। माधवी बुच जी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो उनका मतलब जहाँ से करियर वैसे है, एमडी और सीईओ थी वो आईसीआई सिक्योरिटीज की। और उसके बाद अब कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी इसलिए है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें समझना चाहिए। वो कंसल्टेंट थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और पोस्टेड थी शंघाई में। आज आपको क्या लगता है कि सेबी या इस तरह का कोई जो निगरानी करता है, इस तरह के उसमें कोई पाकिस्तान में जाके अगर किसी ने कुछ सेवाएं दी हो और पाकिस्तान के किसी बैंक में काम किया हो, उसको क्या आप
बहुत आराम से पचा लेंगे कि वहाँ क्या का सेबी का या कैग का या इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेबी का जो अपॉइंटमेंट होता है सेबी चेयरपर्सन का, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से होता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी देखते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने रख लिया, लोग कहते हैं ना कि अरे अरे भाई वो ऐसा नहीं है। उससे पहले उनकी बहुत सी तरह की सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी और समझी जाती हैं और उसके बाद फिर इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो ये मतलब जब ये अपॉइंट हुई हैं तो इनका सारा बैकग्राउंड चेक किया गया होगा और वो बैकग्राउंड अच्छा है बुरा है वो देखने वाली बात होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं चूँकि इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं हो सकता है 1-2 दिन में इस पर ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँ। सिर्फ आपसे एक चीज़ कहूँगा कि एक काम करिएगा आज, ये शी वॉज हेड सिंगापुर ऑपरेशंस की हेड थी। ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। मेरा आग्रह आपसे ये है, क्योंकि मैं अभी इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी पक्के तौर पे नहीं कुछ चीज़ें बोलूँगा। ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल किनका है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये खुद गूगल करके देख लीजिएगा। बहुत सी चीज़ों के उत्तर आपको खुद मिल जाएंगे कि जो इनको सहायता किए हैं सेबी तक पहुँचने में। उसके बाद ये हिंदुस्तान जब वापस आए तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे आइडिया सेलुलर में और NIT में। अब ये बताइए, आइडिया सेलुलर की जो कहानी है वो क्या सक्सेस स्टोरी है? कितना कर्जा है कितने इंस्टीट्यूशंस का? क्या वो ऐसी स्टोरी है कि जहाँ पे भाई जो आदमी वहाँ पे काम किया होगा क्या बेहतरीन होगा, उसको तो ज़रूर ले लिया जाए? इज़ देयर एनीथिंग वर्थवाइल इन दैट थिंग? इज़ इट अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने आइडिया सेलुलर को कितना डुबो दिया और इसलिए हम आपको सेबी में ले रहे हैं? खैर, अब मैं इसको आज जल्दी में नहीं करूँगा, बहुत लंबा नहीं करूँगा। 1 या 2 चीज़ें उठाएंगे हम लोग और उस पर पूरी बातचीत कर लेंगे। पहली बात यह है कि जो माधवी बुद्ध जी हैं, इन्होंने कंसल्टेंसी की एक फर्म। अच्छा, अब होता क्या है ये भी ज़रा हम और आप क्लियर कर लें। ब्रोकर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र और क्या क्या होते हैं वहाँ तो ट्रेडर नहीं, जो स्टॉक मार्केट में होते हैं वहाँ दलाल। ये सारी चीज़ें आस-पास की हैं, मतलब ये बहुत दूर के नहीं हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं भाई एडवाइज़र बहुत वो होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कितनी होती है आपको पता है। तो इन्होंने 2013 में सिंगापुर में माधवी बुद्ध जी ने एक कंसल्टेंसी फर्म वहाँ पे रजिस्टर कराई, अगोरा पार्टनर्स, और ये उसकी 100% स्टेक होल्डर्स हैं। अगोरा पार्टनर्स जो सिंगापुर में रजिस्टर कराई गई कंसल्टेंसी फर्म, उसकी 100% ओनर ये हैं। अप्रैल 2017 में जब माधवी बुद्ध जी वॉज अपॉइंटेड होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सेबी, जो वो मार्च 2022 तक रही। अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2022 तक 5 साल का उनका टेन्योर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सेबी रहा और फिर वो सेबी की चेयरपर्सन हो गई वहाँ से। इस दौरान मतलब अप्रैल 2017 से लेके सेबी के चेयरमैन बनने के कुछ दिन पहले तक, 4-6 दिन पहले, वो डेट्स हैं लेकिन मैं अभी आपको मोटे तौर पे सब, आप खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, आपको सारी ये डेट्स मिल जाएंगे, मैं भी दे दूंगा अगर ऐसी किसी की क्वेरी होगी। इस दौरान वो एग्रो पार्टनर्स जो इनकी कंसल्टेंसी फर्म थी उसकी 100% स्टेक होल्डर्स रहीं, मतलब वो फर्म वजूद में रही, वो फर्म काम करती रही और ये उसकी स्टेक होल्डर्स रहीं, साथ साथ ये होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सेबी भी रही। मार्च 2022 में जस्ट बिफोर बिकमिंग सेबी सेबी की चेयरपर्सन बनने से जस्ट पहले इन्होंने इस अगोरा पार्टनर्स से अपनी स्टेक्स 100% अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दी, धवल बुद्ध जी को। इनके हस्बैंड धवल बुद्ध जी हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिए। धवल बुद्ध जी बहुत सीनियर पोजीशन पे थे और मूल रूप से धवल बुद्ध जी यूनिलीवर के चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। बड़ा पद होता है, मतलब दुनिया भर से कहाँ से सोर्सिंग होगी इसके स्पेशलिस्ट थे और वो यूनिलीवर में वो भी एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी उस पर काम करते थे। अब यहाँ तक तो एक काम हो गया, उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया चेयरपर्सन बनने से पहले कि भाई अब यही देखेंगे और अपनी स्टेक्स उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब धवल बुद्ध जी इसको देखें। लेकिन एक दूसरी फर्म
बाय द नेम ऑफ अगोरा एडवाइजर, अगोरा पार्टनर्स, अगोरा एडवाइजर, मिलते जुलते नाम, मतलब जल्दी में अगर कोई करे तो एक ही तरह का लगेगा। एक दूसरी फर्म बाय द नेम ऑफ अगोरा एडवाइजर में इनकी स्टेक 99% है, जिसमें इनके हस्बैंड धवल बुज्जी उसके डायरेक्टर हैं, और आज भी माधवी बुज्जी 99% की स्टेक होल्डर आज भी हैं। जब वो सेबी की चेयरपर्सन है तब भी वो उसकी 99% स्टेक होल्डर है, जिसमें इनके हस्बैंड होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनके हस्बैंड डायरेक्टर। अब 2 फर्म हो गई, एक फर्म हो गई अगोरा। एक दो चीज़ें और आपको बता दूं, 2022 में अगोरा पार्टनर्स कंसल्टेंसी फर्म का जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है, जिसकी 100% ओनर थी, उसका रिपोर्टेड रेवेन्यू है $2,61,000। मोटे तौर पे हिंदुस्तानी रुपए से देखें तो 2-2.25 करोड़ रुपया करीब एक साल का। और जो कांग्रेस एक इस आरोप को कह रही है कि कांग्रेस का कहना यह है कि जो इनकी सैलरी है सेबी होल टाइम डायरेक्टर और अब ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। मतलब होल टाइम डायरेक्टर का जो मिल रहा था उससे 4 गुना ज़्यादा आपको वहाँ मिल रहा था एज फार एज द मनी वॉज कंसर्न। और आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे थे तो मनी वॉज अ क्राइटेरिया फॉर यू। अब ये सारी चीज़ों को लेके जो हल्ला मच रहा है, अभी मैं और चीज़ पे नहीं आ रहा हूँ, ब्लैक स्टोन पे नहीं आ रहा हूँ। ब्लैक स्टोन की बात हम लोग कल करेंगे, या रवि नायर जी को हम पकड़ के हम उनके साथ करेंगे। मैं अभी सिर्फ अपने को अगोरा पार्टनर्स और अगोरा एडवाइज़र पे रखा हूँ। अब मूल बात यह है कि क्या माधवी बुज्जी ने ये डिस्क्लोज किया है कि वो अगोरा पार्टनर्स के बारे में और अगोरा एडवाइजरी के बारे में क्या है तो बता दें, क्योंकि ये जो कागज़ आया है सेबी की तरफ से, उसमें बहुत सी चीज़ें खा ली गई हैं, गोलमोल है, जलेबी बनाई गई है। क्या दिक्कत है? आप कह दीजिए कि हाँ ठीक है, मैं अगोरा पार्टनर्स की इस साल तक थी, हाँ मुझे इतनी इनकम आई। यहाँ पे कहीं कोई ये नहीं कह रहा है कि इनकम गलत आई। लोग उसमें कहने नहीं इनकम सही है, लेकिन उस पद पे बैठे रहने वाला व्यक्ति सारे डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या सेबी की जो होल टाइम डायरेक्टर जब ये थी 2017 से 2022, इन्होंने पहली चीज़ अगोरा पार्टनर्स का डिस्क्लोजर किया था कि नहीं किया था, और एज सेबी चेयरमैन क्या इन्होंने अगोरा एडवाइजर का जो 100% स्टेक से उसका डिस्क्लोजर किया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हम मतलब सभी लोग जानना चाहेंगे आप क्योंकि आप ऐसे पद पे बैठे हैं, आप ऐसे पद पे बैठी हैं जो फाइनेंशियली जिसका काम है रेगुलेट करना मार्केट को, तो ये भी आप ज़रा बताना, अगर बताएंगी तो सारे देश को और विश्वास जमेगा, उसकी थोड़ा विश्वास होगा कि दोनों फर्म में कितना रेवेन्यू किस साल और किस क्लाइंट के द्वारा आया। भाई ये भी तो पता लगे ना कि आपका रेवेन्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, 2-2.25 करोड़, तो ये रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बयां कर देगा कि ये रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और कौन इंटरेस्टेड पार्टी है। मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों, इन 3-4 सवालों पे माधवी बुज्जी जितनी जल्दी आके अपनी सफाई दे देंगी, उतना अच्छा सेबी के लिए भी रहेगा, देश की फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके लिए भी रहेगा, और एक अजीब सा असमंजस का कह लीजिए या अविश्वास का वातावरण है वो भी दूर होगा। मैं सिर्फ एक बात और कह के आज का ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ब्लैक स्टोन की बात और सेबी के लेटर की बात, उसमें क्या क्या है वो मैं अलग फिर से कर दूंगा, इसको कल कर दूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर मैं एक साथ आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं सिर्फ एक बात कह के ये बात ख़त्म कर रहा हूँ कि एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर माधवी बुज्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार के अलावा जो बीजेपी के बाकी नेता, उनको क्या इतनी दिक्कत हो रही है, वाई दे आर सो मच बॉदर अबाउट माधवी बुज्जी। क्योंकि सारा मूल प्रश्न ये है जो हिंडनबर्ग कह रहा है कि अडानी जी के स्टेक्स की बात ठीक से कभी जांच ही नहीं होगी जब तक माधवी बुज्जी वहाँ बैठी हुई हैं। क्योंकि कल भी मैं बताऊँगा, माधवी बुज्जी के जो पति हैं और उनके जो सबसे अच्छे एक पुराने दोस्त थे, ये लोग भी कहीं ना कहीं अडानी जी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, इनके पति के दोस्त।
उनकी कुछ कुछ कंपनीज में रहे हैं। मैं अभी उस डिटेल में आज की तारीख में आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर और कन्फ्यूजन होगा। लेकिन बिल्कुल ये आवश्यक है कि देश के सामने आप स्पष्ट होकर कहें कि ये मेरा डिस्क्लोज़र था, मैं यहाँ थी। अब जैसे अगोरा एडवाइजरी की बात है, अगोरा कंसल्टेंसी की बात, पार्टनर्स की बात है, आप बताइए कि मैंने इस समय डिस्क्लोज़ किया, इस समय डिस्क्लोज़ किया, इतना रेवेन्यू इस साल में आया और इन क्लाइंट से आया। तो आपके इस कह देने से आप जिस पद पे बैठी हैं उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों का विश्वास आप पे बढ़ेगा। और अगर आप इसमें गोल मोल करके इधर उधर टाले टूलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं ये आरोप कि ये जो ओपेक फंड बना के पैसा घुमाने की बात होती है उसकी जांच निष्पक्ष रूप से क्यों नहीं हो रही है, ये जैसा हिंडनबर्ग कह रहा है वो भी शायद पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।